बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने R6 स्टार्ट किया हुआ था, प्रूडेंशियल रेगुलेशन का एक अहम रेगुलेशन। मैं जल्दी से आपको इसका एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। R6 है एक्सपोजर इन शेयर्स, TFCs एंड स्कूप्स, यानी जब बैंक किसी एक सिंगल कंपनी के या एग्रीगेट पोर्टफोलियो यानी पोर्टफोलियो स्टॉक पूरे स्टॉक एक्सचेंज पर जब वो एक्सपोजर लेगा तो उसमें ये स्टेट बैंक का ये रेगुलेशन बैंक को लिमिटाइज करता है या गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। बैंक इन गाइडलाइंस को फॉलो करके एक सिंगल कंपनी में या एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट के अंदर पूरे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है। अच्छा, पॉइंट 1 में हमने पढ़ा था कि बैंक 5% अपनी इक्विटी के किसी सिंगल कंपनी के से ज़्यादा किसी सिंगल कंपनी के शेयर्स को ऑन नहीं कर सकता। उसी में हमने पढ़ा जो म्यूचुअल फंड जो रेट्स हैं वो भी इसी परसेंटेज के अंदर आते हैं, यानी इक्विटी का 5% वो एक रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकता है बैंक, और अपनी इक्विटी का 5% किसी बैंक्स के या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स को एक्वायर करने के लिए भी यूज़ कर सकता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि बैंक जब एक सिंगल कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो अपने पेड अप कैपिटल के 5% से ज़्यादा नहीं कर सकता। ठीक है। और उसके जवाब में वो इन्वेस्टिंग कंपनी के 10% से ज़्यादा पेड अप कैपिटल को से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। वो कर सकता है लेकिन उसको पहले उसके लिए स्टेट बैंक से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, जब वो 5% अपने पेड अप कैपिटल के और 10% कंपनी के पेड अप कैपिटल के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है तो वो उसके अंदर उसको इन्वेस्ट करने से जो शेयर्स एक्वायर करेगा वो कंपनी के 10% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और बैंक के 5% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है। और बैंक इन लिमिट्स को कुछ सिचुएशंस में तोड़ भी सकता है, यानी कब तोड़ सकता है? जब बैंक का जो है वो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो, या बैंक कस्टमर जो है वो बैंक का ब्राइट एंड टेस्टेड कस्टमर हो, यानी जब भी पैसे लेता है वो टाइम पर दे देता है और उसकी जो कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं करता। ठीक है। इस सूरत हाल में सेकंड पॉइंट था फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ द बैंक। बैंक की जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग से रिलेटेड ये है, का मतलब ये है कि बैंक जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी में है। बैंक नेगेटिव प्रॉफिट्स जनरेट कर रहा है, लॉसेस में नहीं है। अगर वो प्रॉफिट में है तो वो फिर भी वो किसी सिंगल कंपनी के ज़्यादा शेयर्स को एक्वायर कर सकता है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, ये मैं लास्ट वीडियो में यहाँ पर था और मैं इसकी एग्जांपल दे रहा था आपको। मैं भी आपको फिर इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जिस तरह बैंक ने अगर बैंक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ना करे, सिर्फ एक ही सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर दे, जिस तरह शुगर कैन की आपको मैं लास्ट टाइम एग्जांपल दे रहा था। अगर शुगर कैन के अंदर बैंक इन्वेस्टमेंट कर दे, फॉर एग्जांपल 20 to 30 मिलियन 30,000 मिलियन बैंक एक सिंगल सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दे, तो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं जिस तरह सैलाब या कोई और इस तरह का कोई कीड़ा लग जाता है, अगर वो शुगर केन की फसल तबाह होगी तो वो सारी कंपनीज डिफ़ॉल्ट करेंगी। इसलिए बैंक अपने रिस्क जो है उसको वो डाइवर्सिफाइड करता है। वो सिर्फ एक सिंगल सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करता बल्कि उसको मल्टीपल डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है ताकि उसका जो रिस्क है वो कम हो। ठीक है। एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग द सेम। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह फॉर एग्जांपल बैंक ने यूनिलीवर्स के शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया और शेयर एक्वायर किया 100 रुपीज़ से। ठीक है। कंपनी ने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट किए और शेयर की मार्केट वैल्यू हो गई 600 रुपीज़, यानी 500 रुपीज़ का गेन। तो जब इस तरह की कोई सिचुएशंस होगी तो तब भी बैंक इन लिमिट्स को ब्रेक कर सकता है। ठीक है। एफिकेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड इट्स विल आल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट। और इस तरह की दूसरी वजूहात, कोई और इस तरह की वजूहात आ जाएं या जो भी वजूहात आ जाएं, वो सॉलिड बेस की बिना पर बैंक जो है वो इन लिमिटेशंस को ब्रेक कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है एग्रीगेट लिमिट इन्वेस्टमेंट। जब आप पूरे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बैंक जब इन्वेस्टमेंट कितनी कर सकता है? आप देखें, सिंगल कंपनी में 5% कर सकता है तो वो अपनी इक्विटी का 100% बैंक इन्वेस्टमेंट कर देगा, क्योंकि इसके अंदर रिटर्न्स भी बहुत अच्छे होते हैं और डिविडेंड्स मिलता है। ठीक है। शेयर मार्केट वैल्यू शेयर की ऊपर जाती नीचे जाती है, तो रिटर्न के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस वजह से जो स्टेट बैंक है उसने बैंक को लिमिटाइज़ किया है कि वो पूरे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी उसको एक लिमिट दे दी। ठीक है। अच्छा, जब हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं वो है कि एग्रीगेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर अ बैंक्स एंड DFIs which are taking mobilizing funds as deposits, COIs from the general public shall be 30% of their respective equity। अच्छा, अब हम ना इसको ब्रेक करके पढ़ते हैं। जो DFIs
जो मोबिलाइजिंग फ़ंड्स लेती हैं, मोबिलाइजिंग फ़ंड्स कहते हैं डिपॉज़िट को, जनरल पब्लिक से डिपॉज़िट लेती है, वो वाले डीएफआईज़ और बैंक्स, ठीक है, अपनी इक्विटी का 30% पूरे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब पूरे स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारी कंपनीज़ हैं, ठीक है, अब पूरी कंपनीज़ के अंदर बैंक अपनी 30% इक्विटी से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। फॉर इस्लामिक बैंक्स, अच्छा अब इस्लामिक बैंक्स को इस लिमिट में से क्यों निकाला गया? क्योंकि इस्लामिक बैंक्स जो हैं वो इंटरेस्ट जो है उसमें फैक्टर नहीं होता, तो इस्लामिक बैंक्स को प्रमोट करने के लिए उनको बड़ा फिगर दिया स्टेट बैंक ने, ठीक है। एंड डीएफआईज विच आर नॉट मोबिलाइजिंग फंड्स डिपॉजिट from the general public individual, the aggregate investment limit will be 35% of their respective equity, ठीक है। यानी इस्लामिक बैंक्स और वो डीएफआईज जो जनरल पब्लिक से मोबिलाइजिंग फंड्स या डिपॉजिट नहीं लेते, वो अपनी इक्विटी का 35% तक पूरे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। विद इन द अबव लिमिट द बैंक्स डीएफआईज में टेक मैक्सिमम एक्सपोजर इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स अप टू 10% ऑफ देयर इक्विटी ऑन एग्रीगेट बेसिस, ठीक है। इन दिस कनेक्शन द 10% एक्सपोजर लिमिट फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स will include both positions taken future buyings and sellings। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसका भी आपको वो क्या होते हैं, ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिस तरह के स्टॉक एक्सचेंज में कुछ स्पॉट रेट होता है और फ्यूचर रेट होता है। स्पॉट रेट ये होता है जो ऑन द स्पॉट होता है, और फ्यूचर होता है वो आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ्स 3 मंथ्स कोई भी एक फिक्स एक्सचेंज रेट दे देते हैं आपको, तो यानी कि आज उस रेट को लॉक कर देंगे और उसकी बेस पर 2 मंथ्स या 3 मंथ्स बाद उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो यानी जो बैंक जो है वो इस 30% लिमिट के अंदर ही रहते हुए जो है वो 10% तक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। वो फ्यूचर बाइंग भी हो सकती है और फ्यूचर सेलिंग भी हो सकती है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टेट बैंक ने इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को लिमिटाइज क्यों किया? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को इसलिए लिमिटाइज़ किया है क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में रिस्क और भी ज़्यादा होता है, क्योंकि पाकिस्तान जैसी कंट्री है, यहाँ पे डॉलर्स जो हैं वो उसकी प्राइसेस में काफ़ी फ्लक्चुएशंस है, इंटरेस्ट रेट्स में काफ़ी फ्लक्चुएशंस हैं और एक्सचेंज रेट स्टेबल नहीं है, ठीक है। इस तरह की वजूहात की बेस पर जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा रिस्क है, ठीक है। तो यानी उस रिस्क को भी कम किया। तो यानी थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी बैंक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व होगा तो वो अपनी इक्विटी के 10% से ज़्यादा, ये 10% मैक्सिमम लिमिट है, 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अगर तो वो चाहे तो वो सारे का सारा स्पॉट में इन्वेस्ट कर सकता है, अगर तो वो चाहे तो वो 9% 10% तक इन्वेस्ट कर सकता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में, लेकिन 15% अपनी इक्विटी का वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। Exposures as a result of strategic investment and investment in units of all forms of mutual funds excluding NIT units till its privatization shall also be considered as a part of above limits। अच्छा, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट होती है जो हमने इन रेगुलेशंस की डेफिनेशंस में या टर्म्स में पढ़ा कि जो बैंक लॉन्ग टर्म के लिए करता है, फॉर एग्जांपल 5 इयर्स इसकी लिमिट होती है, ठीक है। अच्छा, वो जितनी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शेयर्स में करेगा वो भी इस 30% के अंदर आ रही है और सिंगल कंपनी के 5% के अंदर आ रही है, ठीक है। एग्रीगेट लिमिट investment limit in units of REITs shall be 10% of the equity of the bank's DFI exclusive of the above strategic investment of above aggregate investment limit। यानी जब बैंक एक रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर इन्वेस्ट करेगा तो वो अपनी इक्विटी का 10% तक इन्वेस्ट कर सकता है, और ये जो 10% है ये इस 30% के अंदर इंक्लूड नहीं है, यानी इससे अलग है। यानी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में बैंक अपनी इक्विटी का 10% तक इन्वेस्ट कर सकता है, और जो हमने ऊपर सिंगल कंपनी की इन्वेस्टमेंट लिमिट में हमने पढ़ा कि बैंक जो है वो किसी एक सिंगल कंपनी का अपनी इक्विटी का 5% तक ऑन कर सकता है रियल इस्टेट में। यानी अगर वो सिर्फ 2 कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट करेगा तो उसकी ये 10% वाली लिमिट ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑफ द बैंक्स DFI इन इट्स सब्सिडरी कंपनीज शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन दीज लिमिट्स। सब्सिडरी कंपनी के अंदर फॉर एग्जांपल होती हैं
मे बी मोर देन 50% शेयर्स, 10% शेयर्स और 20% शेयर्स, तो वो तो बैंक की मलकियत में है। तो इस वजह से सब्सिडरी कंपनीज़ के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो इन लिमिट्स में नहीं आती, वो इन लिमिट्स के बाहर है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड इन पैरा 1 शैल नॉट अप्लाई टू द शेयर्स एक्वायर्ड ड्यू टू द अंडरराइटिंग कमिटमेंट्स। अच्छा, अंडरराइटिंग कमिटमेंट्स में क्या होता है कि जब बैंक कमिट करता है, बैंक गारंटी देता है किसी कंपनी को कि अगर आपके शेयर्स जनरल पब्लिक ने ना एक्वायर किए तो वो सब के सब बैंक ले लेगा या बैंक उसको एक्वायर कर लेगा। सेटिस्फैक्शन ऑफ डेब्ट्स का मतलब है कि अगर एक कंपनी है वो उसने बैंक से लोन लिया हुआ है और अब वो लोन इस कंडीशन में नहीं है कि वो कंपनी को वो बैंक को लोन रीपे करे, तो इस सेंस में इस केस में क्या होगा कि जो कंपनी है वो किसी और कंपनी के शेयर्स बैंक को दे देती है अपने उस लोन को रीपे करने के लिए। यानी उसके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं तो वो किसी कंपनी के शेयर्स बैंक को दे सकती है कि आप ये शेयर्स हमसे ले लें और हमारा ये जो लोन है उसको उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर लें, ठीक है। तो उस केस में भी ये लिमिट्स 5% ऑफ सिंगल कंपनी और 30% ऑफ एग्रीगेट कंपनी की जो है वो लिमिट ब्रेक हो सकती है। डेब्ट टू इक्विटी कन्वर्जन स्कीम। अच्छा, कुछ डेब्ट्स होते हैं वो इक्विटी में या ऑर्डिनरी शेयर्स में या प्रेफर्ड शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह की कोई सिचुएशन होगी जिसमें कोई डेब्ट इक्विटी में कन्वर्ट होगा तो उस सेंस में भी वो एक सिंगल कंपनी में 5% से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता है और एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है वो 30% से ज़्यादा हो सकती है। हाउएवर दीज वुड बी सोल्ड ऑफ लोडेड विद इन द पीरियड ऑफ 18 मंथ्स, और 18 मंथ्स के अंदर ये सारे के सारे शेयर्स जो अंडर राइटिंग की वजह से, डेब्ट टू इक्विटी कन्वर्जन की वजह से या सेटिस्फेक्शन ऑफ डेब्ट की वजह से आए हैं, वो 18 मंथ्स के अंदर उस बैंक ने उनको सेल करना है या उसमें से अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको निकाल लेना है, ठीक है। अच्छा, विल बी सेम काउंटिंग टूवर्ड्स द अबव लिमिट ऑफ द एक्सपायरी ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अगर बैंक अब 18 मंथ्स के अंदर वो शेयर्स को सेल नहीं करता या उस शेयर्स में से अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं निकालता तो उसके ऊपर भी वही 5% और 30% वाली लिमिट लग जाएगी। यानी 5% ऑफ सिंगल कंपनी, 30% ऑफ एग्रीगेट। तो जब वो लिमिट लगेगी तो उससे ज़्यादा जो शेयर्स होंगे वो बैंक को वो सेल आउट करने पड़ेंगे। द बैंक्स DFIs आर रिक्वायर्ड टू प्लान देयर डिस्पोजल टू इंश्योर द कंप्लाइज विद इन द ड्यू डेट। अच्छा, वो एक प्लानिंग के थ्रू उन शेयर्स को सेल आउट करेंगे या स्टॉक एक्सचेंज पे जो सेल आउट करेंगे। अगर वो एकदम कर देंगे तो मार्केट डाउन भी हो सकती है शेयर्स की, या शेयर की मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकती है, ठीक है। इस वजह से एक प्लानिंग के थ्रू उस बैंक को वो शेयर्स को सेल आउट करना है, ठीक है।